स्टोरी जो है एक्चुअल में स्टोरी नहीं है, ये आप बीती है, बिल्कुल, जो बहुत समय तक बीतती रही है। स्टोरी है मेरे दोस्त की, रोहित नाम है उसका। रोहित के पापा हैं, उनके पापा जो है वो बचपन में एक्सपायर हो गए थे ड्यू टू उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो डकैतों वाला था। तो वो क्या करते थे कि पूरा का पूरा गांव लूट लेते थे। रोहित के फादर के फादर, ठीक है, मतलब रोहित के दादाजी जो है वो, उनका जो ख़ानदान था पूरा डकैतों वाला ख़ानदान था। तो बहुत पुरानी बात होगी। बहुत पुरानी बात है, आपको 90s में भी जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये कहानी एक्चुअल में वहीं से स्टार्ट हुई थी। सो पूरा गांव लूट लेते थे। अब क्या हुआ कि एक बार वो थे रोहित के दादा थे फ़ौज में, तो वो फ़ौज से अपनी नौकरी, रोहित के दादा फौज में थे या गांव लूटते थे? रोहित के दादा फ़ौज में थे, उनके जो फादर थे, उनके जो फादर थे परदादा, मतलब रोहित के परदादा के दादा, रोहित के परदादा। यस, रोहित के परदादा जो थे वो डकैत थे। अच्छा, ठीक है। उनका काम मतलब एक्चुअल में वो वाले डकैत नहीं थे कि घोड़े पे जाके लूट रहे हैं, लेकिन बस उनका काम यही था कि वो पूरे के पूरे गांव लूट लेते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बार इनकी रोहित के दादा फौज से छुट्टी लेके आए, तो क्या होता है कि इन्होंने प्लान बनाया परदादा ने कि भाई आज हम ये वाला गांव लूटने जाएंगे। अब जब प्लान बना लिया तो इनके दादा को भी क्यूरियोसिटी हो गई, रोहित के दादा को, कि भाई मुझे भी जाना है, क्योंकि फ़ौज में ये सारी चीज़ें कहाँ ही देखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई चलो, गांव लूट लिया पूरा। अब क्या होता है कि वहाँ पे पहले बता देते थे कि आज ये तुम्हारा गांव लूटने वाला है, तो क्या होता है कि सारे गांव वाले जो है ना वो छुप जाते थे अलग अलग डायरेक्शंस में। तो जब ये गांव लूट के आ रहे थे तो सब लोग फायरिंग करते हुए चल रहे थे, तो दादा भी थे साथ में। इन्होंने सोचा कि भाई मैं भी फायरिंग करता हुआ चलूँ। अब इन्होंने एक गोली चलाई, चल गई। जब दूसरी चलाई तो दुनाली वाली बंदूक थी, पता नहीं कैसे वो गोली फंस गई, चली ही नहीं। तो इन्होंने आवाज़ मार दी कि बड़े भैया बंदूक की गोली फंस गई। तो जब ये सुना तो वो एक्चुअल में डिस्टेंस काफ़ी हो गया था जब ये पीछे गोली चला रहे थे। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो इन्होंने पीछे देखा नहीं, आवाज़ उन तक पहुंची नहीं। अब जब इन्होंने ये आवाज़ लगा दी कि गोली फंस गई है, तो सारे गांव वाले जो थे वो खेत में ही थे, उन्होंने घेर लिया। और घेर के उन्हें भी लगा कि भाई डकैती हैं, क्योंकि कपड़ा वपड़ा मुँह पे बांध के रखते थे। मार दिया उनको वहीं जान से, मतलब इतनी ज़्यादा मारपीट हो गई कि वहीं उनकी डेथ हो गई। पहले तो मैं आपको ये स्टोरी समझने के लिए ना फैमिली ट्री क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर आप फैमिली स्ट्रक्चर नहीं समझोगे। ये वाली कहानी आपने सुन ली डकैत वाली, अब मैं आपको फैमिली बताता हूँ। रोहित जो इस समय है, ठीक है, रोहित के दादा मर गए, ठीक है, जो एक्सपायर हो गए। अब उनके दादा दो भाई थे, रोहित के दादा दो भाई, ठीक है, आया समझ में। और उनके जो पिताजी थे वो 4 भाई। अच्छा, ठीक है। रोहित के दादा 2 भाई, उनके परदादा 4 भाई, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब रोहित के दादा एक्सपायर हो गए, उसके बाद में उनको परदादा के एक भाई की शादी हुई। 4 भाई थे। अभी परदादा पे बैक टू परदादा। तो परदादा जो फैमिली थी उसमें कितने लोग कवारे थे, कितने शादीशुदा थे? सारे की शादी हो चुकी थी, एक जो छोटा वाला बाकी था वो कुंवारे थे। उनकी शादी हुई, ठीक है। तो उनको जब बेबी आई तो एक समय के बाद ना उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। अच्छा, जब बच्चे नहीं हो रहे थे तो मेडिकल वगैरह दिखवाया उन्होंने, ठीक है। इस बात को 2 साल बीत गए मेडिकल दिखाते हुए, मेडिकल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या करा कि भाई उल्टा रास्ता चुना कि अब झाड़ फूक से ही सही होगा, क्योंकि जब मेडिकल में कुछ नहीं आता है ना तो इंसान झाड़ फूक की तरफ जाता है। तो ये चले गए एक तांत्रिक के पास में। वो बीच के लेवल का तांत्रिक था। एक टोना टोटका वाले होते हैं, एक महाविद्या वाले होते हैं, एक होते हैं बीच वाले जो बेड़ा गर्क करते हैं आपके घर का, ठीक है। उनके पास चली गई तो उसने बताया कि आपकी फैमिली में है ना, ठीक है, मतलब आप 4 भाई थे, आप ही की फैमिली में एक ब्रह्म राक्षस है, ठीक है, जिसकी अकाल मृत्यु हुई है। अच्छा, वो आपकी फैमिली को, वंश को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो इसके लिए या तो 2 चीज़ें हैं, ठीक है।
आप किसी की बलि दे दो या तो आप भूल जाओ। और ये रोहित के ही दादा है जो ब्रह्म राक्षस है? ये रोहित के ही दादा है, ब्रह्म राक्षस है, क्योंकि रोहित के पापा उस समय 6 महीने के थे। हाँ। बच्चा जब 6 महीने का होता है ना तो माता पिता को बहुत प्यारा होता है, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें उसको देखने के लिए कोई भी चाहिए था, क्योंकि रोहित की जो दादी थी वो उसी समय छोड़ के चली गई थी उसे। अब क्या हुआ कि उन्होंने, तांत्रिक ने बताया कि भाई आपको बच्चा चाहिए तो बच्चे के बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, चाहे वो किसी का बच्चा हो, आपको देना पड़ेगा खानदान में से। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, मैं दूंगी तुझे बच्चा। अब क्या हुआ कि रोहित के दादा जो 2 भाई थे, ठीक है, अब रोहित के दादा जब एक्सपायर हुए तो उनका भाई है ना थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल हो गया, ठीक है, क्योंकि उनका जवान भाई मर गया था, सारी चीज़ें ख़राब हुई। फिर उसकी भी शादी हुई, ठीक है, क्योंकि भाइयों के बीच में 2 साल का गैप था, उसकी भी शादी हो गई थी। उनके 4 बच्चे हुए। अच्छा। उनके 4 बच्चे हुए रोहित के दादा के भाई के। अच्छा, उनके बच्चों में कोई दिक्कत नहीं आई? उनके बच्चों में कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है। 4 भाई हुए, ठीक है। अब जो सबसे छोटा वाला बच्चा था वो थोड़ा सा अच्छा, मतलब जिसे बोलते हैं लाडला बेटा, वो वाला बेटा था। अब इन्होंने इस तरफ जब तांत्रिक से ये चीज़ें पूछ ली तो ये क्या करने लगी कि भाई अलग अलग, कभी इधर टोटका कर दिया, कभी इधर टोटका कर ये दिया। परदादा के भाई की वाइफ है? परदादा के भाई की वाइफ है, ठीक है। टोने टोटका- टोटके टोने कर टोटके कर रही छोटे हैं, वाला भाई था। हाँ। ठीक है, टोने टोटके करे जा रही हैं। अब पूरे गांव में ना टोटल 4 घर थे, तो जब सिर्फ 4 ही घरों पे टोटके हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें लगता था ना कि भाई कोई पीछे से गांव वाला, ठीक है, कोई यादवों में से होगा, कोई इन्हीं के सुनारों में से परिवार होगा। के घर थे मेनली? 4 ही घर थे, ब्राह्मणों के परिवार के टोटल 4 घर थे, ठीक है। तो उनको नहीं लगता था कि यार अपना परिवार, जब एक ही बाप के बच्चे हैं, ठीक है, तो ऐसा काहे करेंगे। अब उन्हें लगता था कि गांव से कोई कर रहा है, किसी दिन पकड़ लेंगे तो मारेंगे, वो वाला सीन था। लेकिन वो कभी पकड़ में ही नहीं आई। जब किसी के ऊपर टोटका करा जाता है तो उसको पहले अपने उस पे ऊपर है ना बाधित किया जाता है कि वो आपकी बात माने, क्योंकि ऐसे तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। तो जो सबसे छोटा वाला लड़का था, क्योंकि क्या होता है छोटे बच्चों का ना बहुत इजी होता है उनको कंट्रोल करना, तो उसने क्या करा कि सबसे छोटे वाले पे ना क्रिया करी, ठीक है। क्रिया करने के लिए उसने क्या करा, छोटी वाली जो सरसों है वो आंगन में फेंकी। तो उसमें क्या होता है कि जो ही सबसे पहले आंगन में दाखिल होगा ना उसी के को पकड़ लेगा वो। अब जब उसने क्रिया कर दी तो वो उसके काबू में आ गया। सो इस बात को है ना मरे उनके दादा को मरे हुए 20-25 साल, 20 साल के करीब बीत चुके थे, ठीक है। अब रोहित के पापा भी जो थे वो 20-21 साल के थे, ठीक है। उनकी भी शादी हो गई थी, रोहित भी पैदा हो गया था, ऑलमोस्ट रोहित 5 साल का था। रोहित के ताऊ थे, उनके भी 4 बच्चे थे। सबसे छोटा वाला बच्चा जो था वो रोहित की एज का था, ठीक है। और उसके जो सबसे वो परदादा जो 4 भाई थे, ठीक है, उनके भी 8-10 साल तक बच्चे नहीं हुए थे। हाँ। सो ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि उनको 10 साल बच्चे नहीं हुए, ठीक है। एक तरफ इनका ये था कि रोहित भी 5 साल का, ठीक है। रोहित के पापा के जो भाई थे उनका लड़का भी छोटा वाला जो है वो 5 साल का। बेसिकली देखा जाए तो जो ब्रह्म राक्षस थे रोहित के दादा, वो उनके भाई का वंश नहीं बढ़ने दे रहे थे, इनका वंश बढ़े जा रहा था, बच्चे सही थे। हाँ, अपना बढ़ रहा था क्योंकि वो उनका भाई था। हाँ, अपना तो बढ़ रहा था, लेकिन उनकी फैमिली में, मैंने आपको बताया वंश क्यों नहीं बढ़ने दे रहे थे, क्योंकि जब वो निकल रहे थे ना गोली चलाने के टाइम पे, तो सबसे लास्ट में वही बंदे थे। कौन से वाले बंदे थे? जो सबसे छोटे वाले थे ना, वो तो 4-5 साल के ही थे तब। तो सभी जाते थे। अच्छा, बच्चे भी जाते सब थे? जाते थे भाई, पूरा गांव ही जाता था लूटने के लिए, ठीक है। सबको लेके जाते थे, ठीक है, क्योंकि सबको वो क्यूरियोसिटी थी कि भाई हमें भी ये डकैती देखनी है। अच्छा। आप मानोगे रोहित ने भी है ना, ठीक है, ये चीज़ें देखी हैं। अच्छा। ये डकैती वाली चीज़ें रोहित ने भी देखी हैं। अब आप सोच लो किस टाइम तक हुआ होगा ये। तो फिर तो आपने भी देखी होगी जब आपका दोस्त है तो? बिल्कुल देखी हैं मैंने तो। एक्चुअली सोने की मोहरें, ठीक है, बंदूक तो अभी भी है रोहित के पास में, ठीक है। सोने की मोहरें, गिन्नियाँ, ठीक है, इतनी मोटी मोटी सोने की जो ऐसे
कड़े होते हैं ना, इस टाइप के कड़े देखे हैं मैंने, जो वो लूट के लाते तो वो लूट के लाते थे। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे गहने होते हैं। ठीक है, हमें नहीं लगता था ऐसे गहने होते हैं। सो अब बैक टू स्टोरी। यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने कुएं पे रोहित और रोहित के दादा के जो भाई था उनका लड़का छोटा वाला, ठीक है, दोनों नहा रहे थे। जब दोनों नहा रहे थे तो उधर से ना जो परदादा के सबसे छोटे वाले परदादा की वाइफ थी वो आती है। उन्होंने उस छोटे वाले लड़के पे क्रिया कर रखी थी। ठीक है, ओमे नाम था उसका, ओमे नाम था उसका। ओमे और रोहित कुएं के पास ओमे नहा और रहे रोहित थे। कुएं के पास में नहा रहे थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने ओमे को वश में करने के लिए ना, ओमे सबसे छोटा वाला था, उसको वश में करने के लिए ना उनके घर में राई वाली सरसों फेंकी थी। तो आंगन में क्या होता है, जब आप एंट्री करोगे ना, पहला जो बंदा कदम रखेगा उसी को काबू में आ जाएगा, वश में आ जाएगा वो। अब ओमे और रोहित जब नहा रहे थे ना कुएं पे, तो वो आती हैं कुएं पे, सर पे हाथ रखती है। ठीक है, एक शब्द बोलती है कि बेटा आज तुझे जाना पड़ेगा और तेरा समय आ गया है। अब क्या होता है, ये सुन के ना रोहित को अजीब सा लगता है कि दादी देख लेंगी, बोलेंगी कुएं पे नहा रहे हो अकेले। तो रोहित क्या होता है, वापस आ जाता है घर की तरफ। रोहित जैसे ही घर में एंटर करता है, बाहर से वो गायब। अच्छा, ओमे गायब। ओमे को खींच लिया जाता है कुएं के अंदर में, ठीक है, रस्सी समेत में। अब जब कुएं के अंदर खींच लिया तो यूजली क्या होता है, बॉडी ऊपर आ जाती है, बट उनकी बॉडी ऊपर नहीं आई, नीचे चले गए। अब पूरे गांव वालों ने खोजा, घर में रोना पीटना चालू हो गया कि भाई कहाँ गया मेरा बच्चा। अगले दिन उनकी बॉडी ऊपर आती है, फिर निकाला कुएं में कूद के लोगों ने, ठीक है, दफनाया वफनाया। जब उनके बच्चे को बलि दे दिया ना, तो जो सबसे परदादा की जो वाइफ थी रोहित के, उनको क्या था बच्चा? उनको फिर बच्चा हुआ थोड़े टाइम बाद में। जब वो एक्सपायर हुआ ना, उसके बाद बच्चा हुआ थोड़े टाइम बाद में, मतलब 8 जो भी समय लगता है बच्चा होने में, मरने के बाद में। ठीक है। बच्चा हुआ तो जब वो बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हुआ, रोहित भी बड़ा हुआ, ठीक है, रोहित भी हो गया 13 साल का, उनका बच्चा भी हो गया ऑलमोस्ट 8-9 साल के आसपास का। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक समय के बाद है ना, ठीक है, अगर आपको अपने बच्चे को ठीक रखना है तो एक समय के बाद में ना क्रियाएं दोबारा करनी पड़ती हैं। चाहे आपने वशीकरण करा हो, चाहे आपने कोई सी भी क्रिया करी हो, एक समय के बाद में ना आपको रिपीट करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके ऊपर बैकफायर करेंगी। और उनको थोड़ा सा ना शौक भी हो गया था इस चीज़ का, लोगों को परेशान करने वाला। कई बार क्या होता है ना कि जब आपको ईज़िली चीज़ें मिल जाती है ना, एक तो बहुत कठिन रास्ता होता है कि आपको बहुत मेहनत करके चीज़ें मिली हों, और एक होता है कि जब आपको बहुत ईज़िली मिल जाए तंत्र की मदद से। तो उनको लगने लग गया था कि अगर मैं किसी के ऊपर भी टोना टोटका करूँगी तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा घर बच जाएगा, अच्छा, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अब उन्होंने क्या करा, रोहित के ऊपर तंत्र करने का कोशिश करा। ठीक है, क्योंकि रोहित क्या था कि उसके एक ही बेटा था, ठीक है, उसका, क्योंकि उसको पता लग गया था कि ये जो ब्रह्म राक्षस है इसका काम ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि अब इसका बेटा बड़ा हो गया, उसके बेटे के बेटा हो गया, तो एक समय के बाद में आत्मा का टाइम पूरा हो जाता है धरती पे और उसको जाना पड़ता है। कि अब उनको लग गया कि भाई इसका समय पूरा हो गया है, अब क्या ही मेरा बिगाड़ लेगा ये। तो उन्होंने सोचा कि अब रोहित को परेशान करती हूँ। ठीक है, बट डायरेक्टली क्या होता है कि आप दूर से किसी के ऊपर तंत्र नहीं चला सकते, जब आप पास में होगे तभी चलेगा। कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के अंबानी के ऊपर कोई क्रिया कर दूँ तो नहीं होगी, उसके पास में मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया करने के लिए भी चीज़ें चाहिए होती हैं, एटलीस्ट सर का बाल चाहिए होता है या कुछ भी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो रोहित की मम्मी जो है ना वो गांव में रहती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सोचा कि भाई डायरेक्टली तो मैं रोहित को परेशान नहीं कर सकती, रोहित के मम्मी के थ्रू करती हूँ। तो उन्होंने रोहित की मम्मी को घर में बुलाया, अपने बात करी। तो रोहित की मम्मी को भी नहीं पता था कि ये कौन ही ध्यान देता है यार कि अपने घर की औरत इन सारी क्रियाओं में रहेगी।
हालांकि थोड़ा थोड़ा अंदेशा था, ठीक है। तो रोहित के पापा वापा मना करते थे कि भाई अमावस के समय पे ना इनके घर में मत जाया करो, ठीक नहीं है जाना। बट लोग नहीं मानते थे, चले जाते थे। अब क्या करा कि उन्होंने सारी जो उनके पास क्रियाएं थी, ठीक है, वो उन्होंने उतार के अपने ऊपर से हटाने के लिए कि भाई अब मेरा काम हो गया है, ख़त्म करते हैं इसको, उन्होंने डाल दी रोहित की मम्मी पे। कैसे? ठीक है, एक उतारा करना होता है जिसे बोलते हैं वैसे यहाँ की मॉडर्न लैंग्वेज में बोलें तो बोलते हैं शमशान लांग जाना, ठीक है। तो ऐसे ही होली का समय था, ठीक है। तो सबसे पावरफुल होती है होलिका की राख, ठीक है। हमारे यहाँ ना जब होली जलती है तो बहुत टाइम तक जलती है, मतलब 3-3 4-4 दिन जलती है। यहाँ तो क्या हुआ कि आग लगा देते हैं, बस 2 घंटे जलेगी और ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे 4-4 दिन तक होलिका जलती रहती है, ठीक है। तो उसकी राख कहते हैं इतनी पावरफुल होती है कि अगर किसी के ऊपर फूंक दो ना तो वो कंट्रोल में आ जाता है। तो उन्होंने क्या करा कि भाई घर में बुलाया और जो चीज़ें थी, क्योंकि अनजाने में ही करी जाती हैं ये चीज़ें, खाने वाने में मिक्स कर खाने वाने में उन्होंने दे दिया। अब क्या हुआ कि जब रोहित की मम्मी आ गई कंट्रोल में, रोहित की मम्मी के ऊपर है ना ये सारी चीज़ें अटैक करने लग गई। ये रोहित के सामने की बात है, मैंने भी देखी है। जब यहाँ वो दिल्ली में वापस आई, ठीक है, तो उनके ऊपर ना बहुत तेज़ी से जैसे दौरे वाले अटैक होते हैं ना, बहुत दौरे वाले अटैक पड़ते थे। मैंने खुद ने देखा है कि उनको ना जब ये सारी चीज़ें आती थी, जैसे उनके अंदर से कोई बोल रहा है, ठीक है, तो वो चिल्लाने लगती थी पूरे कमरे में, पूरा एरिया मतलब ऐसे खौफ में आ जाता था कि भाई क्या ही हो गया है। उनके ऊपर क्या अलग अलग आत्माएं आती थी क्या? उनके ऊपर अलग अलग आत्माएं आती थी। मतलब एक तो क्या होता है ना कि जब आपके ऊपर है ना ऐसी ब्रह्म राक्षस जैसी चीज़ें होती हैं जो आपको परेशान कर रही होती हैं, तो ये क्या करती हैं कि आपको मंदिर में भी जाओगे ना तो मंदिर में इनको फ़र्क नहीं पड़ता। आप ब्रह्म राक्षस को हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओगे, वो सुन लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेके गए, सिद्धदाता आश्रम है फरीदाबाद में। सिद्धदाता आश्रम में भी, वहाँ भी थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हुई, वही चिखम चिल्ली वाली, ठीक है। मेरे को तो अभी खैर वो ड्रामा लगता है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें होती थी पहले, हुई बहुत सारी चीज़ें। फिर किसी ने बोला कि भाई आप बालाजी चले जाओ, ठीक है, यहाँ वहाँ पे जाके ठीक हो जाओगे। लेकिन क्या होता है ना कि जब ब्रह्म राक्षस या ऐसी जिन्नात विन्नात अगर आपको पकड़ता है ना, तो ऐसे मंदिरों में भी ठीक नहीं होते हैं अगर आपको सही सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे लेके आए, वहाँ पे भी ठीक नहीं हुए। मतलब जाते थे, ठीक हो जाते थे, एक नॉर्मल टाइम तक रिलीफ मिलता था, लेकिन वो फिर से बैकफायर करता था। तो ब्रह्म राक्षस उनको परेशान करने की बजाय इनको करता था परेशान। वही ब्रह्म राक्षस था दादा वाले? नहीं। ये नई एंटिटी छोड़ दी। इन्होंने क्या होता है, जब बलि देते हैं ना किसी की, ठीक है, तो बलि में भी नेगेटिव ऊर्जा जो है वो जागृत करते हैं। ऐसे कोई किसी की बलि थोड़ी ले लेता है, ठीक है। जब बलि देके आप किसी बच्चे को मरवाओगे ना, तो वो बच्चा भी आपके नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में आता है, ठीक है। अब बहुत सारी आपने आजकल कहानियाँ सुनी होंगी, कच्चा कलवा, ठीक है, कलवा पवन। तो कच्चा कलवा यही होता है कि बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, उसकी जब बलि दी जाती है तो उसको कच्चा कलवा कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ख़तरनाक एनर्जी होती है, जिसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप किसी के भी है ना मारण शक्ति वगैरह ये सारी प्रयोग कर सकते हो। अब उन्होंने क्या करा कि रोहित की मम्मी के ऊपर ये सारी चीज़ें करी। मैं एक बार की आपको कहानी बताता हूँ। सामने था मैं, बिल्कुल एकदम से है ना, रोहित की मम्मी बैठी मतलब ऐसे कुर्सी पे बैठी हैं, ऐसे 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 पीछे अपने आप को, जैसे उन्होंने ना कोई खींच रहा हो पीछे की तरफ, ठीक है, हुई, और सर ऊपर, ठीक है, और आंखें जैसे होते हैं ना वैसे पूरी पलट जाती हैं, वैसे पलट गई, और वो लंबी लंबी सांसें, ये वाली सांसें। सामने था मैं, तो रोहित ने बोला कि यार गलत हो रहा है ये, ठीक है, किसी को बुला, पापा को फ़ोन कर, कुछ भी कर, ठीक है। तो मैंने बोला भाई फ़ोन कर अपने पापा को। उसने फ़ोन किया अपने पापा को।
पापा ने बोला कि ठीक है मैं शाम को आके देखता हूँ, अभी कुछ मत करना, गंगा जल वगैरह छिड़क दो और नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, गंगा जल वगैरह छिड़का, 2 मिनट के लिए शांत हो गई। ठीक है, और फिर से वही वाले हालत। तो वहीं पे ना एक मिस्त्री था, ठीक है, घर के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मिस्त्री था, वो ये सारी चीज़ें देख रहा, भाई किस बात की चिल्लम चिल्ली हो रही है घर में, क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें कर रही थी वो। आया तो वो टोना टोटका वैसे झाड़ा फूक करने वाला बंदा था। ठीक है, तो वो उसको देख के ना और तेज़ी से चीखने लग गई। तो उन्होंने क्या करा कि इनको है ना बांध दो, नहीं तो ये किसी को नुकसान कर देंगी। तो उनको ना खाट थी रोहित के घर में एक, जो पट्टे वाली खाट होती है ना, उस पर बांध दिया, और नारियल वाली रस्सी होती है ना, नारियल वाली रस्सी से दोनों पैर बांध दिए। ठीक है, और दोनों हाथ बांध दिए। ठीक है, आप नारियल वाली रस्सी तो छोड़ो, आप लट्टू की रस्सी भी ना ऐसे करके तो कभी कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे कोई कितना भी जिम कर ले। ठीक है, आंखों देखी बात है मेरी, नारियल वाली रस्सी है ना यूं करके टूटी है, जैसे रेशम का धागा होता है ना, ऐसे करके टूटा है रेशम का धागा। मतलब जान भी नहीं लगाई उन्होंने, हल्का सा जान ही ऐसे नहीं लगाई। ठीक है, जब एकदम से आते, जब उन्हें कोई बांध देता है ना तो और क्रोध में आते हैं। ठीक है, ऐसे रस्सी तोड़ी। ठीक है, और एकदम से उठ के बैठ गई। ठीक है, और उसको पकड़ लिया जो वो आया था मिस्त्री झाड़ फूक करने वाला। क्योंकि क्या होता है ना कि जब शक्ति ज़्यादा पावरफुल होती है ना, तो इन छोटे मोटों को समझती नहीं है कुछ। पकड़ा, ठीक है, उसके बाद वो भाग गया, और यह बिल्कुल आंखों देखी बात है, भाग गया। अब इसी के साथ साथ रोहित के ऊपर भी कुछ चीज़ें दुष्प्रभाव करने लग गई थी इसका। ठीक है, रोहित के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा था कि जैसे उसको जितनी बार भी मंदिर में लेके जाते थे ना रोहित की मम्मी को, उतनी बार है ना कोई चीज़ें रोहित के ऊपर आती रही आती रही आती रही। वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता था? नहीं, रोहित ऐसे नहीं रिएक्ट करता था, कभी नहीं। ठीक है, रोहित के ऊपर रिएक्शन कब होता था, एक टाइम आता था रोहित का 1 साल में 20 दिन के लिए। अच्छा। और वो 20 दिन का समय था, जैसे ही पहला दशहरा ख़त्म, मतलब दशहरा ख़त्म हुआ, जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे के 9 दिन ख़त्म हुए, विजयदशमी हुई, विजयदशमी के अगले दिन से उसका काल योग चालू हो जाएगा। हर साल वो उसी टाइम पे? हर साल वो उसी टाइम पे। और होता क्या उसके साथ इस टाइम पे? मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ही वो 20 दिन बीतेगा ना, तो उसके ऊपर है ना, जैसे अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, फिर अपने आप को मारने लगेगा, अपना सर मारने लगेगा दीवार में। ठीक है, अपने आप को नुकसान पहुँचाएगा, अपने आप को मारने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अपने आप को मारने की कोशिश वो वहाँ से करी गई थी। एक्चुअल में जो रोहित की मम्मी के ऊपर करा गया था ना, वो था रोहित के लिए। ठीक है, लेकिन रोहित पे अटैक नहीं कर रहा था वो। तो इसलिए जब बिल्कुल पीक समय होता है ना, ये वाला जो 20 दिन होते हैं ना, ये वाले अमावस्या के टाइम वाले, ये बहुत हार्ड दिन होते हैं जब तक दिवाली ख़त्म नहीं हो जाती है। तो इन 20 दिनों में ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता था। घर में बांध देते थे, उसको निकलने नहीं देते थे। ठीक है, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल काम धंधा करता है बंदा, बहुत सही है, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जैसे ही ये 20 दिन आएंगे ना, पागल हो जाएगा, फिर आप उससे मिल नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, और उस 20 दिनों के बीच में उसके मम्मी के ऊपर कुछ नहीं होगा। सारा इम्पैक्ट रोहित पे होएगा? सारा इम्पैक्ट 20 दिन में रोहित पे होगा, और 20 दिन जैसे ही ख़त्म होंगे वो फिर से इम्पैक्ट उसके ऊपर आ जाएगा। टाइम बीत गया ऐसे करते 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 पूरा, मतलब आप देखोगे ना, रोहित के चिक्स पे निशान है, ऐसे गाल फटे हुए हैं। ठीक है, हाथों में फटा हुआ है पूरी, आप बैक देखोगे ना पीठ पे भी, तो ऐसे ऐसे ब्लैक 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 डॉट 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 ऐसे हो गए हैं उसके चलते। अब चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई ना कि उन्होंने क्या करा, छोड़ दिया ये सारे कि भाई अब जो होगा गांव जाएंगे। गांव में एक हैं, हम रोहित के गांव में बाबा हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, उनके पास में दिखाएंगे, जिन्हें लोग गुरुजी कहते हैं। तो ऐसे ही है ना, उनके घर के बगल में एक बंदा था, यूजुअली ड्राइवर था वो। ठीक है,
लेकिन उसको है ना इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा ज्ञान था। अच्छा। रोहित के लिए तो खैर वो उसने भगवान वाला काम किया ख़त्म करने के लिए। उसने ऐसे ही देखा, बैठा था नॉर्मली, यूजुअली घर में बैठे रहते, चाय वाय पी रहे होते हैं, और फिर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि जब क्या होता है ना कि आप अपने से बड़े चीज़ों को देखते हो ना तो अटैक होने लगता है। उसने देखा तो उसने बोला कि आप एक काम करो, मेरे घर पे लेके आओ, ठीक है, 3-4 दिन बाद में मैं देखूंगा कि क्या चीज़ है। ये गांव की बात है? ये यहाँ की बात है। अच्छा, ये यहाँ की बात। उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था क्योंकि यहाँ पे ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक है, कि इसको ठीक करेंगे। तो वही जो मैंने बताया बंदा था, जो ड्राइवर था, यहीं की बात है। और इतने टाइम से जो परदादा के भाई की वाइफ है उस पे कुछ नहीं हो रहा था? वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। उसने तो अपनी सारी चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी, ठीक है। रोहित की मम्मी को ही बार बार अटैक पड़ रहा था, ठीक है, या तो रोहित की मम्मी को पड़ता था, नहीं तो 20 दिन के गैप में रोहित के ऊपर होता था। और रोहित सबसे ज़्यादा इन्फिनिटी लेवल एक्चुअल में रोहित के ऊपर था, परेशान, क्योंकि जो एक्चुअल मोटिव था ना उसका, वो उसको परेशान करना था, रोहित को परेशान करना था, रोहित को ख़त्म करना था। जो ड्राइवर था ऐसे ही घर पे चाय पी रहा था रोहित के, तो रोहित ने बोला कि आप मेरे पास आइएगा, ठीक है। ड्राइवर ने बोला? ड्राइवर ने बोला कि आप मेरे पास आना, मैं देखता हूँ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले कि आपको एक बात बताता हूँ, रोहित ने अटेम्प्ट टू मर्डर भी उन 20 दिनों के बीच में ट्राई कर लिया था। अटेम्प्ट टू मर्डर कैसे? उसको ना घर के, जैसे आपका घर है, ठीक है, कमरा है, उस पे कमरे में ना ब्लैंक कमरे में बंद करके रखते थे उसको 20 दिन के लिए, ठीक है, वो जो वाला समय था 20 दिन वाला। और कमरे के साथ में ना खुलते गेट खुलते ही बालकनी है, उसका छोटा वाला भाई खड़ा था, ठीक है। उसको ना खिड़की से ना हाथ डाल के, ऐसी जंगला लगा हुआ था, खिड़की से हाथ डाल के उसका भाई खिड़की के पास खड़ा था। उसने पकड़ा भाई को, हाथ डाल के एकदम से उसको, छोटे वाले भाई को, और छत से फेंक दिया उसने, ठीक है। और उसको ये भी नहीं पता कि जिस भाई को वो इतना मतलब प्यार करता है वो उसको छत से फेंक रहा है। और उसे होश ही नहीं रहता था उस टाइम पे? याद ही नहीं था उसको एक्चुअल में। उसको उन 20 दिनों में तो याद रहता था जो वो कर रहा है, ठीक है। और ये उसको बहुत खुशी देता था। उसकी सिस्टर थी, ठीक है, वो जब उसने खाना देने जा रही थी, मतलब उसको ऐसे देते थे ना, पागलों की तरह खाना दे रहे हैं ना, कोई पागल खाने में बंद कर दिया तो उसको पागलों की तरह खाना दे रहे हैं। तो जब उसको खाना देते थे ना तो ऐसे पकड़ाते थे उसको नीचे से, ठीक है। तो सिस्टर ने ना ऐसे हल्का सा गेट खोल के खाना पकड़ाया, उसने हाथ पकड़ा और चेहरा जो होता है ना यहाँ से यहाँ तक नोच दिया उसने पूरी सिस्टर का, यहाँ से अरे भाई साहब, पूरा ये चेहरा फाड़ दिया। और मतलब हाथों में ना उसके, क्योंकि 10 दिन से बंद कर रखा था, उसके नेल्स भी ना बड़े बड़े हुए थे, ठीक है, पूरा चेहरा ऐसे छील दिया। और इसके बाद में ना मतलब इतनी खुशी से हंस रहा था कि जैसे उसने बहुत अच्छा काम कर दिया हो। उन्होंने बाद में, ड्राइवर ने बोला कि आप आओ मेरे घर में, मैं देखता हूँ। तो रोहित के पापा को बोला कि भाई आप ना एक दारू की बोतल लेके आओ और लड्डू वगैरह और 21 रुपए का चढ़ावा, ठीक है। तो लेके गए भाई चढ़ावा वगैरह। कहाँ रहता था ड्राइवर? दिल्ली में ही? दिल्ली में ही, उसके घर से थोड़ी सी दूरी पे गए उसके पास में। तो एक्चुअल में ड्राइवर को है ना उसकी बीवी ने उसकी शक्तियाँ ट्रांसफ़र करी थी। अच्छा। उसकी बीवी थी तांत्रिक, उसने तंत्र छोड़ा तो अपने पति को सिखा दिया था, लेकिन वो लोग यूज़ नहीं करते थे किसी को। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर प्रोफेशनल तांत्रिक थे, किसी को देख लिया, किसी को ये कर दिया, पैसे ले लिए, वो वाला सिस्टम नहीं था उनका। बट उन्होंने देखा कि हाँ भाई बंदे परेशान रियल में बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसका बच्चा ऐसा हो गया है कि मरने जैसी नौबत आ गई है, तो देख लेते हैं, अगर हमसे हो पाएगा तो करेंगे। उन्होंने गारंटी नहीं लिया था कि भाई हम आपको ठीक करेंगे, उन्होंने कहा था कि भाई अगर हो पाया तो देख लेंगे, नहीं तो राम भरोसे है, जो चल रहा है वो चल ही रहा है। लेके गए भाई वहाँ पे। उन्होंने ना जब उनको बिठाया, रोहित की मम्मी को, ये 20 दिन के बाद वाली की बात है, रोहित की मम्मी को बिठाया। उसके बाद में ना जैसे
रोली का ऐसे ना गोल वाला चक्कर बना दिया उनके किनारे किनारे, ठीक है। वैसे दिए भी या नहीं जलाए, सिर्फ रोली का उन्होंने चक्कर सा बना दिया कि आप इसी के बीच भीतर में बैठना है आपको। एक बोतल रखी थी, कांच की बोतल थी, ठीक है, उसमें गंगा जल रखा हुआ था, सिर्फ इतना ही था, ठीक है। रोहित के पापा जो दारू की बोतल और लड्डू लेके गए थे वो रखा। उन्होंने जब मंत्र पढ़ना चालू किया ना, ठीक है, सिर्फ एक नॉर्मल उसके बाद में मंत्र पढ़ना चालू किया, उसने बोला कि पहले दिया जला। किसने बोला? रोहित की मम्मी ने। और रोहित कहाँ था इस टाइम? रोहित को भी वहीं कहीं बैठा रखा रोहित था? वहीं बैठा हुआ था, ठीक है, लेकिन उस समय रोहित के ऊपर वो एनर्जी नहीं थी, उसकी मम्मी के ऊपर थी। उसकी मम्मी के ऊपर थी। मैंने बताया ना 20 दिन रोहित के ऊपर, बाकी के 345 दिन उसकी मम्मी के ऊपर। ठीक है। अब उसने बोला कि ऐसे बुलाएगा मुझे। मैं आपको एक्चुअल वो बताता हूँ, ठीक है, जो मुझे रोहित ने बताया एक्चुअल वो। एकदम से आवाज़ आती है, ऐसे बुलाएगा मुझे। तो भाई पूरा घर जो है ना एकदम से सन्नाटा हो गया कि मतलब ये आवाज़, एक लेडीज़ की आवाज़ यार इस लेवल पे थोड़ी जाएगी, मतलब लोगों को सुनने में जो क्या लगता है, लेकिन ये वाली आवाज़ थी कि ऐसे बुलाएगा मुझे। दिया तो जला एटलीस्ट। तो उन्होंने एक दिया जलाया, ठीक है, प्रार्थना की। वो थोड़ा भोजपुरी है तो अगर मैं उनकी टोन बताऊं तो उन्होंने बोला महाराज की लेबो, वो अपनी भाषा में भोजपुरी में, महाराज की लेबो, सब कुछ तो हम दे छी, ये वाली लैंग्वेज थी कि आपको दारू भी मिल रही है, आपको प्रसाद भी मिल रहा है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, क्यों आप परेशान कर रहे हो उनको। उन्होंने बोला कि मेरा काम है इसके वंश को मिटाना, ठीक है, और अगर तू रोक ले तो रोक ले, ठीक है, नहीं तो मैं उसको लेके जाऊंगी, ये जो बैठा है रोहित को लेके जाऊंगी। अब ये सुन के भाई इतनी हालत ख़राब थी रोहित की, ठीक है, कि समझ में नहीं आ रहा था, उसके पापा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या करें, ठीक है। तो उसकी जो आंटी थी उन्होंने बोला आप रिलैक्स करो, हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने भाई उसी बोतल में से गंगा जल वगैरह निकाला, ठीक है, छिड़का, जो भी मंत्र उन्होंने पढ़े, आई डोंट नो क्या मंत्र थे, ठीक है। उन्होंने बोला कि तू मुझे निकाल तो देगा इसके शरीर से, लेकिन इसको रोक नहीं पाएगा तू, इस वाली आवाज़ में थी, ठीक है, कि तू निकाल तो लेगा मुझे लेकिन रोक नहीं पाएगा। जैसे ही उन्होंने ना ये मंत्र पढ़ा, शांत हो गई, नीचे फेस नीचे चला गया। उन्होंने उसके बाद में ना रोहित की मम्मी की यहाँ पे हाथ लगाया था, ठीक है, लिटरली ब्लैंक हाथ, आंखों देखी बात है, ब्लैंक हाथ, और यहाँ से ऐसे खींचना चालू किया, एक बाल, दो बाल, जैसे किसी ने ना बालों का ना, जब आप किसी के औरत के बाल काटते हो ना तो गुच्छा सा बन जाता है, ठीक है, ऐसे बालों के पेट से बाहर आ रहे हैं। पेट से बाहर आ रहे हैं, अरे ऐसे लटें पेट से बाहर निकल रही हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब इतना जो गुच्छा होता है ना बालों का वो निकला, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने जो कांच वाली बोतल थी और उसमें डाल दिया जो गंगा जल था। अब सोचो, एक तो पेट से बाल निकला है, ठीक है, गंगा जल में डालते हुए पहली बार आंखों देखी, पानी लाल होते हुए देखा है, पूरा रेड होते हुए, बाल के डलते ही लाल हो गया। बाल के डलते ही पूरा पानी रेड। फिर उन्होंने उस पर कलावा बांधा, ठीक है, गंगा जल की बोतल पे, ठीक है। उनको बोला, उस समय रोहित की मम्मी बेहोश हो गई थी, ठीक है। उन्होंने बोला आप ले जाओ, सोने दो इन्हें, जगाना मत, जब होश में आ जाएं तो ये नॉर्मल ही रहेंगी। अब ये ठीक है। अब रोहित की मम्मी ठीक है, लेकिन उसके बाद की 2 मिनट की कहानी और है, मैं लूँगा। जब उन्होंने उसको कंट्रोल किया ना उस बंदे ने, ठीक है, उसने बोला था कि भाई निकाल तो रहा है मुझे, संभाल नहीं पाएगा। उस बंदे का अगले दिन ही घर से निकलते उसको गाड़ी आई, उड़ा के चली गई। हालांकि वो मरा नहीं, ड्राइवर जो था मरा नहीं, लेकिन जीने जैसी हालत भी नहीं थी उसकी।
क्योंकि क्या होता है ना कि उसको एक जगह विसर्जन या किसी चीज़ को, नेगेटिव एनर्जी को स्थान देना होता है, तो उसने उसको स्थान नहीं दिया था, सिर्फ अपने पास रोक लिया था। मरने जैसी हालत हो गई थी, ठीक है। बेचारा 1 आध महीने हॉस्पिटल में, उसके ऊपर दवाएं भी असर नहीं कर रही थी अच्छा। उसी बंदे के ऊपर। फिर उसकी बीवी जो थी एक्चुअल में वो थोड़ी सी जानती थी इन सब चीज़ों को, हालांकि छोड़ दिया था उन्होंने। फिर उसने ले जाके वो चीज़ें जो हैं दफन करी, ठीक है। उसके बाद में वो उसके ऊपर दवाएं लगनी चालू हुई। इस लेवल का तंत्र था, ठीक है। बाद में फिर क्या हुआ कि रोहित को भी ताबीज़ वगैरह दी गई। हालांकि उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में ना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी रोहित की। कैसे? मतलब वो किसी की नहीं सुनता था। वो तंत्र का ही पार्ट था? वो उसी के थोड़ा सा बहुत माइनर इम्पैक्ट था, लेकिन इम्पैक्ट था। बुद्धि भ्रष्ट थी, था नॉर्मली, लेकिन जैसे आप काम कर रहे हो वो नहीं करेगा, नहीं सुनेगा, ठीक है। आप कुछ भी कह लो उसके कान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर उसकी मम्मी ने क्या किया, उसके ऊपर वशीकरण करवाया, ठीक है। उसको लॉन्ग, एक नॉर्मल बंदा है यहीं मीठापुरा, आपने सुना होगा, यहाँ पे उसने करके दिया कि कुछ नहीं करना है, चाय में मिला देना, इस लौंग को डाल के और पिला देना। चाय में डाल के पिलाई, उसके बाद में हौले हौले बैक टू द ट्रैक, सारी लाइफ बैक टू नॉर्मल हुई, ठीक है। और आज का समय है, ठीक है, आज के समय में रोहित पे कोई तंत्र नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन जो उसके साथ में चीज़ें हुई ना वो बहुत डरावनी थी। और उसके बाद में आज भी जो उनकी दादी हैं जिन्होंने तंत्र करा था, मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बताऊँ ना, उनकी फैमिली में कोई मर नहीं पा रहा है। अच्छा। एज हो गई है एक टाइम की, उनकी फैमिली में कोई मर नहीं पा रहा है। वो भी जिंदा है जो उनके हस्बैंड है? मतलब मर नहीं पा रहा इन द सेंस, कहने से मतलब है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, तो एक होता है कि यार बस अब ये मर जाए, ठीक है। एक होता है कि खाट पे पड़े हैं, ठीक है, कोई देख नहीं रहा, खाट पे ही टट्टी हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मतलब ना आप जीवित रहोगे ना आप मरोगे, तड़प रहे हैं, मतलब तड़प रहे हैं। और ये तड़पते हुए आज नहीं 5 साल हो गए, आज भी वही की वही दशा है, ठीक है। ना मर पा रहे हैं ना जी पा रहे हैं। उनके जितने भी बच्चे हुए, अभी रिसेंट में शादी हुई थी, ठीक है, उनके लड़के की, ठीक है, उनके उसके बाद में उनको 3 बच्चे हुए थे, ठीक है। उस टाइम के बाद में जिन्होंने तंत्र करा उनके 3 बच्चे उनके 3 बच्चे हुए थे, ठीक है। अभी रिसेंट की बात है, उनके जो सबसे बड़ा वाला लड़का था, पहला वाला जो उससे तंत्र से हुआ था, उसकी शादी हुई थी, ठीक है। उसकी वाइफ आए हुए 6 महीना नहीं हुआ होगा, ठीक है। जिस कमरे में थी उसी में उसकी वाइफ को एक्सपायर हो गई, उसी में, ठीक है। रात को सोई, सुबह एक्सपायर, ठीक है। और पूरे गले पे है ना, मैं भी चाहता रहता हूँ रोहित के यहाँ पे लाइव देखा था, पूरे गले पे ना ऐसा लग रहा था किसी ने टेटुआ दबा रखा है, और अकेले कोई कमरे में था ही नहीं। और ऐसा लग रहा है किसी ने घोट के मारा है, मतलब गला घोट के। अब जाहिर सी बात है, अगर आप फांसी लगाते हो तो रस्सी के निशान रह जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी का गला घोटोगे तो नाखून के निशान बनेंगे, ठीक है। तो नाखून के निशान तो हैं, किसी ने गला घोटा है, ठीक है, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं है किसी के कि किसने गला घोटा है। और अभी बाकी 2 भाई, उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है? उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है। और इधर रोहित की लाइफ नॉर्मल चल रही है? रोहित की लाइफ नॉर्मल है, अब तो रोहित बिल्कुल मॉम भी सही है, बिल्कुल सब टंच है, मॉम डैड बिल्कुल सही है, सब एकदम टंच। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गया वगैरह गए, ठीक है, पितृ शांति वगैरह कराई, जो उनके रोहित के दादा एक्सपायर हुए थे, जिनको गांव वालों ने मार दिया था, उनको शांति वांति कराई। उसके बाद से वो सब सही चल रहा है। लेकिन हाँ, तंत्र अगर आपने करा है, रोहित के ऊपर भी किसी ने रोहित को जवाब दिया था इस बात का कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे ऊपर जो वशीकरण कराया है ना, एक समय के बाद तुम्हारे ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, रोहित पे या उसकी मॉम रोहित पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, लेकिन इसके भी काट होते हैं। अगर आपने किसी के ऊपर ये चीज़ें करी हैं तो रोहित के ऊपर वशीकरण क्यों कराया था उसके घर वालों ने? बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी ना। तो बुद्धि भ्रष्ट भी तंत्र का पार्ट थी, तो तंत्र ही काटना चाहिए था। उन्होंने उसको शांति तो दिला दी थी, ठीक है, जो भी एंटिटी थी उसको शांत तो करा दिया था, लेकिन उसके दुष्प्रभाव में है ना
रोहित की बुद्धि असर भ्रष्ट हो था गई। उसका फिर भी। असर था उसका, बहुत माइनर असर था जिसे कह सकते हो। तो किसी ने बताया कि वो ठीक करने के लिए वशीकरण ही करना पड़ेगा। उसकी मम्मी को लगा, मतलब किसी ने ऐसे सलाह दे दी कि आप एक काम करो, अब ये चीज़ें करवा लो। आपकी सुनता नहीं है तो आप ये करो। आपकी सुनता नहीं, अब कोई नहीं सुनेगा किसी की तो क्या बोलेंगे कि भाई जरा इसके मेरे बेटे को समझा दे। समझाने से भी नहीं मान रहा है तो भाई लोग यही वाला सहारा लेते हैं, नेगेटिव एनर्जी वाला, कि भाई आप वशीकरण करा लो, आप जो बोलो आपकी बात मान लेगा। तो उन्होंने वशीकरण कराया और उसके बाद ठीक भी हुआ। लेकिन अभी रिसेंट की बात मैं अभी बताऊं, ठीक है, 20 दिन पहले की, ठीक है, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, पॉडकास्ट कर रहे थे, तो एक पॉडकास्ट में एक बाबा ने देखा रोहित को, रोहित भी मेरे साथ था, रोहित को देखा तो उसको बोला कि भाई तेरा जो ऑरा है ना वो ग्रीन की तरफ जा रहा है, ठीक है, तुझे थोड़े और भी मंदिर वगैरह ये सब जैसे तीर्थ स्थल वगैरह घूमने चाहिए ताकि तेरा जो ऑरा है वो गोल्डन की तरफ जाए। उसने खुद ही बोल दिया था कि तेरे ऊपर वशीकरण कराया हुआ है। अच्छा। अब उस बाबा को कैसे पता, हालांकि मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ 1-8% होंगे जो सही भी बोल देते हैं। तो उसने बोला कि आप तीर्थ स्थल वगैरह घूमो, नहीं तो 12 साल के बाद में आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। और ये 12 साल वाली बात याद रखना आप, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कभी भी अगर आपने किसी के ऊपर तंत्र कराया है तो 12 साल बाद वो बैकफायर करेगी आपके ऊपर, हर केस में। चाहे आप कितना भी, अगर आपने किसी का बुरा करा है 12 साल बाद आपको वो वापस मारने आएगी। हाँ भी होएगी, मतलब अगर तुम किसी और पे करोगे तो। ऐसे ही कितने भी आप जितने भी नेगेटिव तंत्र चलाने वाले हैं, नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, क्लेम करते हैं बहुत सारे बाबा कि मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, महाविद्या वाली शक्ति, ये वाली शक्ति, एक समय के बाद में 12 साल के बाद में इन्हीं पे नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। आप लिखित में ले लो, कोई भी बाबा मुझे दिखा दो जो सुखी हो। ये फर्स्ट स्टोरी मेरे दिल्ली से एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने मेरे को ये स्टोरी भेजी थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते की बात है। उन्होंने स्टोरी मेरे को भेजी थी और उन्होंने अपना ज़्यादा कुछ पर्सनल डिटेल्स तो बताने को मना किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा उनका नाम वाम तो नहीं बता पाऊँगा। लेकिन वेस्ट दिल्ली में उनका घर हुआ करता था और ये ना 2000 के आसपास की बात है। तो अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो चुकी है इस लड़के की, लेकिन 2000 में जिस घर में वो रहा करते थे उस घर में कोठी थी, मतलब अच्छा परिवार था, 2 भाई थे, उनके मम्मी पापा थे, सारे रहा करते थे घर के अंदर। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था उनकी लाइफ में। उसके पापा किसी ज़माने में फैक्ट्री में जॉब करते थे, लेकिन फिर उनका कुछ ऐसा इतना अच्छा काम चला उनका कि एक पॉइंट के बाद उनकी अपनी खुद की भी 2-3 फैक्ट्रीज हो गई थी, सब कुछ उनका बढ़िया चल रहा था। और उस घर में, जिस घर में उनके साथ ये सब इवेंट्स हुए थे, उस घर में रहते हुए भी उनको 10-12 साल हो चुके थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था उनका। फिर क्या हुआ, 2000 के आसपास में उस लड़के का जो बड़ा भाई था ना, उसकी शादी की एज हो गई थी। तो उसके पापा ने बोला कि भाई अब लड़के की एज तो हो ही रही है और सब कुछ अच्छा चल रहा है घर पे, तो इसके लिए एक लड़की ढूंढ ली जाए। तो उसकी शादी करवाने के लिए रिश्ता वो ढूंढने लग गए। इन्हीं दिनों फिर उसके पापा ने अपनी फैमिली में ये शेयर किया, ये बताया कि जिन दिनों मैं फैक्ट्री में जॉब करता था ना, तो मेरा एक दोस्त था और वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, और उसकी भी एक बेटी है जो कि शादी की उम्र की हो रखी है। और मैंने उसकी बेटी को देखा हुआ, बहुत सुंदर लड़की है, और फैमिली का, उसके परिवार का तो हमें पता ही है, बहुत अच्छा परिवार है। तो क्यों ना एक बार वहाँ चलते हैं उनसे मिलने, तुम लोग भी देख लो, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर वहीं रिश्ता कर देंगे। तो उसके घर वाले तैयार हो गए, ठीक है पापा कह रहे हैं तो एक बार चलते हैं हम। तो उसी संडे को ये सारे उनके घर जाने को तैयार हो गए, उस जो इनके फ्रेंड का घर था। तो वहाँ पे गए तो लड़की को देखा, तो लड़की देखते ही पसंद आ गई इन तीनों को, मतलब मम्मी पापा और ये लड़का, 2 जो भी भाई थे, सबको लड़की पसंद आ गई, सुंदर थी लड़की। और फैमिली को तो ऑलरेडी जानते ही थे इसके पापा, तो फैमिली की तरफ से भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लड़की को भी लड़का पसंद आ गया। अब सब कुछ पसंद आ गया इनको, रिश्ता इनका फाइनल हो गया कि भाई ठीक है रिश्ता करते हैं। और 1 महीने बाद की इनकी शादी की डेट रख दी गई कि भाई 1 महीने बाद शादी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जब ये लोग देखने गए थे ना उनको, लड़की वालों को, लड़की को देखने उनके घर पे गए थे, तब तक उनको ये तो पता था कि कोई देखने आ रहा है उनको, लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि इनका बैकग्राउंड क्या है, कितने पैसे वाले हैं, कैसे क्या है, ये नहीं पता था। ये बाद में पता चला था उनको जब इन्होंने रिश्ता फाइनल कर लिया था।
तो ठीक है, लड़के दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और 1 महीने बाद की शादी की डेट रख ली गई। अब होता क्या है, ये पंजाबी फैमिली थी जिनके साथ में यह हुआ था, पंजाबी हिंदू फैमिली। तो इनके यहाँ पे ये था, नॉर्मली होता ही है कि कोई भी शुभ ऐसा कोई काम होने वाला होता है शादी ब्याह का, तो गांव में पितरों का कोई मंदिर होता था इनका, तो वहाँ पे जाके पूजा करनी होती है इनको। तो उन्होंने बताया कि इनके भी पंजाब में कोई जगह का नाम नहीं बताया, वहाँ पे इनके गांव में इनके पितर का कोई मंदिर था, तो वहाँ पे जाके प्रसाद चढ़ाना, कढ़ाई वढ़ाई करते हैं, हर फैमिली में हर उसमें अलग अलग हिसाब होता है। तो इनका भी था कि वहाँ पे पूजा करके आनी है और उनको कुछ चढ़ा के आना है। तो शादी से करीब 15 दिन पहले का इनका बना प्रोग्राम कि भाई गाँव चलते हैं और वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के आते हैं। तो ये तीनों ही जाने वाले थे, ये इसकी मम्मी, इसके पापा और वो लड़का जिसकी शादी होने वाली थी। लेकिन बाय चांस की बात है कि जिस दिन इनको जाना था उसे 1 दिन पहले इनकी खुद की फैक्ट्री, तो उसमें कोई काफ़ी अच्छा खासा इनको ऑर्डर आ गया था, तो उसके पापा नहीं जा सके वहाँ पे पंजाब में इनके गाँव में। तो ये तीनों माँ बेटे चले गए अपना कार से वहाँ पे। तो उन्होंने जाके अपना पूजा वूजा की तैयारी करी, लेकिन अगले दिन जिस दिन पूजा होने वाली थी उस दिन सारी तैयार हो चुकी थी, तो इसके पापा भी काम वाम खत्म करके वहाँ पे पहुँच गए पूजा के टाइम पे। अब वो पहुँच तो गए, लेकिन ये लड़का बताता है कि जब पापा वहाँ पे पहुँचे ना, तो हम ये देख रहे थे कि पापा का चेहरा उतरा सा हुआ है, बड़ा मायूस से हो रखे हैं वो, जबकि इतनी खुशी का माहौल था, मतलब रिश्तेदार वगैरह सब आ रखे थे, सब खुश थे कि लड़के की शादी होने वाली है, और फैमिली का पहला बच्चा था वो, इनका पहला लड़का था जिसकी शादी होने वाली थी। तो नेचुरल सी बात है, बड़ी धूमधाम से करते हैं ऐसे। तो इन्होंने फिर, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, इन्होंने पूजा वूजा करी। पूजा होने के बाद में फिर उन्होंने पापा से पूछा कि क्या हुआ पापा, कोई परेशानी है क्या, कुछ बात हुई, आप ऐसे मतलब मायूस क्यों लग रहे हैं। तो उसके पापा ने बताया कि यार वो जो मेरा दोस्त है जिसकी बेटी से शादी होने वाली है, उसकी कल रात डेथ हो गई। अच्छा। तो ये सुन के सबको एकदम से शौक लगा कि अरे ये कैसे हो गया, मतलब इतने अच्छे मौके पे एकदम से इस तरह की न्यूज़ आनी तो बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है, और गाँव में तो बहुत मानते हैं इन सब चीज़ों को। तो रिश्तेदार वगैरह थे, उन सब ने ये बात सुनी तो सब ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है, और अब उस घर में आपको रिश्ता नहीं करना चाहिए, मतलब उस लड़की से आपको रिश्ता तोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा उसूलों वाले होते हैं, आप बोल सकते हो। उसने बोला कि नहीं, वो तो मेरा दोस्त का परिवार है, उसके बच्चे हैं, उनके घर में तो ऑलरेडी इतना मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है, उसके पिता की डेथ हो गई, और ऐसे में अगर हम भी उससे रिश्ता तोड़ लेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मतलब इन्होंने तो अच्छे के लिए सोचा था, तो इन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा। हालांकि इस बात पे इनके कई सारे रिश्तेदार थे जो कि नाराज भी हो गए थे कि तुम ऐसा अपशकुन होने के बाद भी उनसे रिश्ता नहीं तोड़ रहे हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए रिश्ता। लेकिन वो अड़े रहे कि नहीं, रिश्ता शादी होगी तो वहीं होगी, और वो माने नहीं। फिर करीब 2 हफ्ते बाद शादी की डेट थी, अपना धूमधाम से शादी हुई इनकी लड़के की, और शादी के बाद वो लड़की इनके घर पे आ गई, जो इसकी भाभी थी, जो इसके पापा के दोस्त की लड़की थी। अब क्या हुआ, शादी के बाद 2-3 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा, मतलब वो घर जिसमें ये पिछले 10-12 सालों से रह रहे थे, जिसमें खूब इनकी बरकत हुई थी, उस घर में खूब खुशी से रह रहे थे, कोई उसमें पैरानॉर्मल चीज़ें कुछ भी नहीं थी। शादी के 2 महीने बाद से ही ना इनको उस घर में एक अलग ही वाइब आने लग गई। जैसे होता क्या है ना, मतलब जिस घर में हम रहते आ रहे हैं शुरू से, वहाँ पे जरा सा भी कुछ भी चेंज होता है ना वाइब में, तो हमें फील हो जाता है वो। तो ये बताता है कि हमें वहाँ पे डर लगने लग गया था 2 महीने बाद से, जैसे कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। अपने ही घर में डर रहे, अपने घर में उनको डर लगने लग गया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है, क्या ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ऐसा अभी तो शादी हुई है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था। और जो लड़की के फादर की डेथ हुई वो नेचुरली हुई, वो भी पता लगेगा आगे। अच्छा, वो भी आगे पता लगे। तो अब इनको ये तो पता चल रहा था भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, नेगेटिविटी आ रही है घर में, लेकिन अभी तक भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था कि क्यों हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह इसके पापा, सबसे जल्दी इसके पापा ही उठते थे, सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए जाते होंगे। तो सुबह सुबह इसके पापा उठे तो बाहर गेट खोला ना उन्होंने कोठी का, गेट से निकले तो देखा कि इनके जस्ट गेट के सामने एक बकरे का कटा हुआ सर रखा हुआ है, हाँ, और उसके साथ में एक धागा रखा हुआ है, काले रंग का धागा लंबा सा। अब इसके पापा ने एकदम से ये देखा कि अरे ये कहाँ से ऐसी चीज़ आ गई, तो कोई भी नेचुरल से सकपका आ जाएगा एक बार के लिए। तो उसने भी जल्दी से घर के सब लोगों को उठाया, इन्होंने देखा कि ये उन्होंने देखा यार ये क्या क्या चीज़, मतलब ये हरकत किसने कर दी है।
तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी शायद आस पड़ोस के किसी ने शरारत करी हो हमें परेशान करने के लिए। तो इसके पापा ने एक पन्नी ली, उसके अंदर वो सारी चीज़ें डाली और थोड़ा सा दूर जहाँ पे कूड़े का ढेर होता होगा, मतलब आसपास का कूड़ा जहाँ इकट्ठा होता था, वहाँ जाके उसको फेंक दिया। उसके बाद घर आ गए। उसके बाद वो दिन तो इनका नॉर्मल गुजर गया, लेकिन फिर क्या हुआ, उसी रात से ही ये जब भी सोते हैं ना तो इनको किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है अपने घर के अंदर से। मतलब ये पता होता था कि घर के अंदर से, काफ़ी बड़ा घर था इनका, कोठी थी अच्छी खासी, तो ये पता था कि घर के अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन कौन से कमरे से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये पता नहीं चलता था। और सभी को एक साथ आती थी या एक एक करके आई सब? नहीं, अब ऐसा ये तो नहीं बताया उसने कि भाई एक एक करके आई, लेकिन रात में आवाज़ सबको सुनती थी, आवाज़ सुनती सबको थी। इनको पता चलता था कि इनके घर में कोई औरत रो रही है। और ये जो हस्बैंड वाइफ जो नई वो आई थी, उसका बिहेवियर नॉर्मल था बिल्कुल? अभी तक बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब अच्छी फैमिली टाइप में रह रहे थे वो, पति पत्नी का आपस में सही था, बिल्कुल सही था, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो रात में ये सब चीज़ें होने लग गई। तो 3-4 दिन तक तो इन्होंने इग्नोर किया कि भाई शायद हो सकता है बाहर से आ रही है आवाज़ें, लेकिन जब 3-4 दिन तक हर रात में इनके घर में रोने की आवाज़ें आती रही, तो इसके पापा का एक कोई फ्रेंड हुआ करता जो कि अच्छा खासा तांत्रिक, बताते हैं काफ़ी अच्छा तांत्रिक था, वो बड़ा तांत्रिक था। तो फिर एक दिन इसके पापा ने उस फ्रेंड को बताया कि भाई हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से ऐसा ऐसा हो रहा है, और जिस दिन हमारे घर के गेट के पे वो सर रखा मिला था, उस दिन के बाद से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसने बोला कि अच्छा चलो ऐसा करता है, मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे और एक बार मैं देखता हूँ कि भाई क्या परेशानी है तुम्हारे घर पे। उससे पहले इन्होंने अपनी वो नहीं देखी घर के बाहर की सराउंडिंग्स की, कहीं बाहर से आ रही हो या क्या आवाज़ें? हाँ, वो तो नॉर्मल चीज़, वो तो उन्होंने हर तरीके से पता लगाने की कोशिश की कि भाई घर के अंदर से आ रही है तो कहाँ से आ रही है, घर के बाहर से तो नहीं आ रही। लेकिन घर के बाहर से नहीं आती थी, वो घर के अंदर से ही आती थी, और घर के अंदर से भी ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ से आ रही है। कोई एक पर्टिकुलर उसका ये नहीं था कि भाई इस कोने से कोई आ रही है या उस कोने से आ रही है, ऐसा नहीं था, पूरा घर से ही वो रोने की आवाज़ आती सुनाई देती थी। तो वो इसके पापा के दोस्त आए, वो तांत्रिक जो कि काफ़ी बड़े तांत्रिक थे, तो उन्होंने आके अपनी क्रिया वगैरह करी। तो उन्होंने फिर इनको बताया कि तुम्हारे घर पे ना एक पिशाच को छोड़ा गया है, और इस पिशाच को सिर्फ तुम्हारी, मतलब ये जो लड़का था इसकी मम्मी को मारने के लिए छोड़ा गया है। तो इसके पापा ने पूछा कि भाई मतलब मेरी वाइफ को मारने के लिए छोड़ा गया है, लेकिन ऐसा क्यों? हमने तो कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया, और ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, हमारा तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, और रिश्तेदारी में भी हमारे सब अच्छे लोग हैं, तो हमारे साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? तो उसने बोला कि इसका तो मैं अभी जवाब नहीं दे सकता हूँ, अभी पहले मेरे को क्रिया करके इसको वापस भेजने दो पिशाच को, इसके बाद मैं 2-4 दिन बाद तुम्हें बताऊंगा कि किसका क्या धरा है। तो बोला ठीक है। फिर उसने अपनी क्रिया वगैरह करी जो भी चीज़ें थी, और उस पिशाच को वापस भेज दिया। और पिशाच को भेजने के लिए कई तरह की चीज़ें भी उन्होंने मांगी थी, मिठाइयाँ, कई तरह की मिठाइयाँ, जो भी नॉर्मल तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं, उस तरीके से करके उन्होंने पिशाच को वापस भेज दिया। अब क्या हुआ, ये 3-4 दिन बीत गए, इसके बाद से वो रात में जो रोने की आवाज़ आती थी ना, वो आनी बंद हो गई। अब फिर से पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर 3-4 दिन बाद क्या हुआ, फिर से एक सुबह इसके पापा सो के उठे ना, तो इनका जो दरवाज़ा था, जो मेन गेट, वो खोल के जैसे बाहर निकले तो देखा कि सामने फर्श के ऊपर एक हरे रंग का बड़ा सा कपड़ा रखा हुआ है, और उसके ऊपर मांस के लोथड़े से पड़े हुए हैं, और खून के छींटे पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो वो देखते ही ये फिर से समझ गए कि भाई ये तो फिर से किसी ने कोई गड़बड़ कर दी है। लेकिन पिछली बार जो ये तांत्रिक दोस्त आए थे ना इनके, उन्होंने इनको ये बोला था कि भाई तुम्हारे घर पे अगर इस तरह की कोई भी चीज़ दोबारा से हो ना, तो इन चीज़ों को छूना मत, तुम ये छूना ठीक नहीं रहता। तो उसने ना छुआ नहीं, बल्कि पीछे वाले गेट से निकल के अपनी कार लेकर अपने उस दोस्त के पास पहुंचे और उसको जल्दी से लेकर आ गए अपने घर पे। तो वो इनका वही तांत्रिक दोस्त वापस से आया इनके घर पे, देखा कि भाई वो सब चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, तो उसने अपने जो भी क्रिया वगैरह थी, मंत्र वंत्र थे, वो पढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू करा ना, उसको खून की उल्टी हो गई वहीं की, अरे भाई साहब, तांत्रिक को। और जबकि वो अच्छा खासा शक्तिशाली तांत्रिक था, उसको खून की उल्टी हो गई, और खून की उल्टी होते के साथ ही वो तो उल्टे पाँव वहीं से भाग गया। उसने कहा कि भाई मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ से जाना होगा, और वो फिर वहाँ से घर से भाग गया। अब वो चला गया तो वो तो सब चीज़ें वहीं पड़ी हुई थी, मांस के लोथड़े अभी भी घर के सामने पड़े हुए थे। फिर ये बताता है कि इसके पापा ने फिर से एक पन्नी ली और वो सब चीज़ें उठाई, एक पन्नी में बांध के साथ में जो गंदी नाली थी उसमें फेंक दिया। लेकिन फिर उसी रात को इनके साथ में पता है क्या हुआ, रात में जब ये लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे ना,
तो इनको घर के बाहर जो इनका वो तो हॉल था जहाँ पे इनकी सारी डाइनिंग टेबल कुर्सियाँ उर्सियाँ रखी हुई थी, इनके सारी की सारी चीज़ें ऐसे उठ उठ के मतलब ऐसे हवा में उड़ने लगी जैसे कोई उठा उठा के उनको पटक रहा हो बुरी तरह, दीवारों से टकराने लगी, चकनाचूर होने लगी, किचन में जितने बर्तन थे सारे इधर उधर होने लग गए। हवा में उड़ रही है सारी चीजें। मतलब चीज ऐसे ऐसे जैसे मैं ये जैसे कप रखा हुआ है, इस कप को मैं उठा के दीवार पे फेंक के मारूंगा ना, तो इस तरीके से हो रहा था जैसे कोई उठा उठा के फेंक रहा है चीजों को। तो ये बताता है कि हमें उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर के अंदर पूरी कोई भूतों की भूचाल आ गया हो। हाँ भूचाल आ गया, भूतों की पूरी फौज घुस गई है हमारे घर में, तो ऐसा लग रहा था हमको। और मदद वाला कोई था नहीं क्योंकि एक वही थे तांत्रिक, और रात में ये मेरे ख्याल से 2-3 बजे की बात है जब इनके साथ में ये सब हो रहा था। तो जैसे तैसे पूरे मतलब एक कमरे के अंदर सारे के सारे दुब के रहे, और फिर जब सुबह दिन निकला ना, फिर इन्होंने जाके हॉल में देखा तो पूरे हॉल का सामान सारा तहस नहस हुआ पड़ा था। तो इसके पापा फिर से उस अपने दोस्त के पास गए क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि भाई ये तो कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत घर में घुस गई है। तो ये अपने दोस्त के पास गए, तो दोस्त के पास गए तो देखा कि उसकी तो वैसी मरने की जैसी हालत हो रखी थी उसके दोस्त की, मतलब उसकी ऐसी हालत हो रखी थी वो बोल भी नहीं पा रहा था ठीक से। तो इसने अपने दोस्त को बताया सारी मतलब सारी बात कि जी हमारे घर में तो ऐसा ऐसा हुआ, हमारा तो सारा सामान तहस नहस हो गया और तुम भी वहाँ से उस दिन भाग गए थे, तो कुछ तो बताओ हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज़ घुस आई है, कुछ तो हमारी मदद करो। तो उसने तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे घर में कोई भूत वूत नहीं आया है, तुम्हारे घर में एक सुलेमानी जिन को छोड़ा गया है। एक जिन है, सुलेमानी जिन। हाँ, जिन्नात की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसमें एक सुलेमानी जिन बताया जाता है। जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी ना, तब मेरे को एक अलिफ लैला, आपको याद आता हो शायद, हाँ, याद एक होगा, शो एक आता आया था। करता था अलिफ लैला, उसमें हुआ करता था एक कैरेक्टर सुलेमानी जिन। वो सुलेमानी जिन बताते हैं ऐसा कि ये जिन्नों का सरदार होता है और उसमें बहुत बहुत ताकतवर होता है, ये मतलब बहुत शक्ति होती है, इसको हराना बहुत मुश्किल होता है, इसको काबू में करना। तो उसने बताया कि ये सुलेमानी जिन है और इसको कोई काबू में नहीं कर सकता, और ये तुम लोगों की मौत बन के आया है, इसको सिर्फ तुम लोगों को मारने के लिए भेजा गया है यहाँ पे, और इससे अब तुम लोग बच नहीं सकते। तो उसके पापा ने उसको बोला कि भाई मेरे तो बच्चे हैं साथ में, मेरी तो फैमिली है, अगर तुम ही कुछ ऐसे बोलोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो उसने बताया कि भाई देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि तुम्हारी पूरी फैमिली की ज़िंदगी का सवाल है तो मैं तुमको एक रास्ता बता सकता हूँ। उसने बताया कि शिमला में एक जगह पड़ती है नालागढ़, और वहाँ पे एक बाबा है जिनको पीपल वाले बाबा करके बुलाया जाता है। तो उसने बोला कि वो एक अघोरी बाबा है, अगर तुम जा सकते हो तो जल्द से जल्द उन बाबा के पास जाओ, अगर तुम्हारी कोई जान कोई बचा सकता है ना तो सिर्फ वही बचा सकता है, नहीं तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। और अगर आने वाली पूर्णिमा या अमावस्या पता नहीं क्या बताई थी, तब तक ये तुम सबको एक एक करके मार डालेगा, क्योंकि इसको ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को परेशान करने के लिए या तुम्हारा बिजनेस चौपट करने के लिए भेजा गया है, इसको सिर्फ तुम लोगों को मारने के लिए ही भेजा गया है। वैसे अभी तक किसी फैमिली मेंबर को कुछ वैसे कुछ नहीं हुआ? नहीं, अब नहीं, अभी फिजिकल हार्म फैमिली में किसी को नहीं हुआ था, लेकिन वो पहले वाला जो पिशाच था उसके लिए उसने बताया था कि माँ को मारने के लिए भेजा है, लेकिन ऐसा अभी तक सेफ थे, मतलब मरे नहीं थे, कोई भी फैमिली में डेथ नहीं हुई थी। तो उसने कहा कि एड्रेस दिया उसका बाबा का, तो ये लोग उसी शाम को फिर वहाँ पे नालागढ़ जाने के लिए निकल गए। मतलब जो इनका बड़ा वाला लड़का था जिसकी शादी हुई थी कुछ दिन पहले, और इसके पापा, ये 2 लोग गए थे, बाकी इसकी मम्मी और छोटा वाला लड़का और इसकी भाभी, वो तीनों घर पे ही थे। तो रात में ही निकल गए, और अब दिल्ली से तो शिमला जाने में काफ़ी कई घंटे लग जाते हैं ना, तो रात में फिर एक जगह ये लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, कुछ खाना वाना खाने के लिए एक ढाबे पे भी रुके थे। और ये बताते हैं कि इस ढाबे पे ये रुके, खाना वाना खाया, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी तो इनकी फिर गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो। मतलब इन्होंने, ऐसा नहीं था कि वो उस गाड़ी में कोई खराबी थी या कोई पुरानी गाड़ी थी, अच्छी भली गाड़ी थी, चलती कंडीशन में थी, बिल्कुल अच्छे से चला के लाए थे, लेकिन वहाँ पे इनकी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं, मतलब 1 घंटा लग गया इनको, हर तरह की कोशिश कर ली लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही इनकी। फिर इसके पापा ने किसी तरह अपने गाड़ी के अंदर हनुमान चालीसा वगैरह लगाई तो इनकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। और मतलब ये सुनने में थोड़ी सी फिल्मी बात लग सकती है कि हनुमान चालीसा चला, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा बहुत सी स्टोरीज में बहुत से व्यूअर्स ने मेरे को बताया कि ये चीज़ें, जैसे इस तरह के कोई भी भूतिया रास्ते होते हैं ना, कोई भी पैरानॉर्मल एंटिटीज होती हैं, तो वो इस तरीके से करती हैं, वो आपकी गाड़ी बंद कर देंगी, बाइक बंद कर देंगी, लेकिन फिर आप कुछ अपने किसी देवी देवता को याद करोगे तो एकदम से छोड़ देती हैं वो चीज़ को, वो स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे तैसे फिर इनकी गाड़ी स्टार्ट हुई,
फिर ये ऊपर मतलब वो ऊपर की तरफ पड़ता है बताते हैं एरिया, तो ऊपर की पहाड़ों की तरफ जाए। एक तो वैसे मतलब 2000 में तो वहाँ पे इतना अच्छा भाई रोड्स वगैरह नहीं बनी होंगी। तो जैसे तैसे ये पहुँचे ऊपर। तो ऊपर पहुंचने के बाद में मतलब सुबह के 4-5 बज गए थे, दिन निकलने वाला था। फिर एक कोई दुकान वाला था, कोई शायद चाय के खोखे वाला था, उससे उन्होंने पूछा कि भाई हमको जो है पीपल वाला बाबा के पास जाना है। तो उसने बोला कि भाई थोड़ा सा आगे जाके ना वहाँ पे आपकी गाड़ी का रास्ता तो नहीं होगा, आपको गाड़ी खड़ी करनी होगी, वहाँ से आपको पैदल आगे जाना होगा। तो उसने बोला ठीक है। तो आगे गए तो वहाँ पे सही में फिर एक जगह जाके रास्ता रुक गया था, वहाँ से जंगल स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे इन्होंने गाड़ी अपनी मतलब पार्क कर दी और वहाँ से दोनों पैदल पैदल अंदर की तरफ जाने लग गए, जंगल से अंदर। वहाँ पे ये बताते हैं जाते हुए कि उस जगह पे ना इनको जंगल के बहुत से जंगली जानवर भी दिखाई दिए, खतरनाक जंगली जानवर, लेकिन किसी भी जंगली जानवर ने इनका कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो फिर कुछ दूर चलने के बाद में इनको एक खुला सा एरिया दिखाई दिया और वहाँ पे एक त्रिशूल गड़ा हुआ था। तो जब इन्होंने त्रिशूल गड़ा हुआ देखा तो इनको थोड़ा सा जान में जाना है कि हाँ चलो हम सही रास्ते पे आए, हो सकता है यहाँ पे बाबा मिल जाए। तो थोड़ा सा और आगे जाने पे इनको एक छोटा सा मंदिर टाइप कोई बना हुआ था, उसके सामने एक बाबा इनकी तरफ पीठ करके बैठे हुए थे और अपना जैसे ध्यान वो होता है ना, ध्यान मुद्रा होती है, उसमें बैठे हुए थे। तो ये पीछे जाके उसके खड़े हुए, तो बिना बाबा ने इनकी तरफ देखे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, उसने बोल दिया कि अच्छा तुम दोनों आ गए बच्चा, तुम्हारे घर पे जिस जिन को भेजा हुआ है उस जिन को, मुझे पता है तुम्हारे घर पे किसी जिन को भेजा हुआ है तुम्हें मारने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे आ गए हो तो अब सब ठीक हो जाएगा। तो ये लड़का ये बताते हैं कि भाई जब इन्होंने बाबा के मुंह से ये बात सुनी ना कि भाई तुम्हारे घर पे जिन को भेजा गया हो और तुम ये सब चीज़ें दिल्ली से आए हो इतनी दूर से, तो इनको इतनी हैरानी हुई, क्योंकि इन्होंने तो बाबा ने बात करना तो दूर, बाबा ने पीछे पलट के इनका चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन फिर भी बिना देखे बाबा ने इनको खुद से बता दिया उन्होंने। खुद से बता दिया। मतलब होती हैं सिद्धियाँ होती हैं बाबाओं के पास में, तो बाबा ने खुद से इनको बता दिया। फिर बाबा उठे, फिर बाबा ने इनसे बात की। बाबा ने बताया कि तुम लोग बहुत दूर से आए हो, थक भी गए होगे, तुम एक काम करो, तुम लोग 2-3 घंटे आराम कर लो, सो लो। तो वहीं खुले एरिया में कुछ चारपाइयाँ डली हुई थी, तो वहाँ पे ये लोग दोनों बाप बेटे वहाँ पे सो गए 2-3 घंटे के लिए। बाबा ने बोला था तुम सो आराम कर लो, तब तक मैं कुछ तैयारियाँ कर लेता हूँ। तो वहीं पर ही पास में कुछ हवन कुंड वगैरह बना था, तो बाबा वहाँ पे हवन कुंड में तैयारी करने लग गए। फिर करीब 3 घंटे बाद इनकी आँख खुली, तो इन्होंने देखा कि बाबा उस हवन कुंड के आगे बैठ के ना कोई किसी तरह की कोई क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया करते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहे हैं उससे। मतलब बातें जैसे हम नॉर्मली अभी बातें कर रहे हैं ना, इस तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे ना, वो लैंग्वेज कोई ऐसी थी जो कि समझ में नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे हमें नहीं पता चल रहा था बाबा क्या बोल रहे हैं, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से बात कर रहे थे आसमान में देखते हुए। फिर बाबा ने उसको बताया, इनको बताया, अपने पास बिठाया, इनको बताया कि मुझे पता है तुम्हारे घर में किसी बहुत ही शक्तिशाली जिन को भेजा गया है, और मैं चाहूँ तो उसको अभी के अभी बांध के यहाँ पे बुला सकता हूँ, उसको यहाँ पे पेड़ पे बांध सकता हूँ अभी के अभी, लेकिन उसको पकड़ने से, उस जिन को पकड़ने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे घर में पिशाच को भेजा गया था, अब जिन को भेजा गया है। अगर इस जिन को मैं पकड़ भी लूँगा तो हो सकता है 10 दिन बाद कोई नई चीज़ भेज दी जाए। तो ये तुम्हारी समस्या का इलाज नहीं है, तुम्हारे घर का पक्का इलाज करने के लिए मुझे तुम्हारे घर पर ही जाना होगा। तो उसके लिए तुम एक काम करो, तुमको मैं कुछ चीज़ देता हूँ, ये चीज़ें अभी फ़िलहाल अपने साथ लेकर जाओ और मैं तुमको तुम्हारे घर पर ही मिलूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है बाबा, आप बताइए क्या क्या करना है हमें। तो बाबा ने इनको धागे दिए, काले धागे, 2 काले धागे दिए, बोला कि अभी जाते हुए ना दोनों एक एक अपनी जेब में रख लेना, और कुछ थोड़ी सी राख दी उसको, जिसको भभूत बोलते हैं हवन की, कि ये साथ में अपनी गाड़ी में रख लेना, इससे तुम्हारी गाड़ी बंद नहीं होगी रास्ते में। तो उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन जाते हुए उसके पापा ने फिर से पूछा बाबा से कि बाबा हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमने किसी का कुछ बुरा किया, किसी का कुछ बिगाड़ा, तो हमारी जान के पीछे कोई क्यों पड़ा हुआ है। तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं, फिक्र मत करो बच्चा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, उसके बाद तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इसके बाद सुबह सुबह का ही टाइम था, वो ज़्यादा देर नहीं हो रखी थी। तो वहाँ से निकले घर के लिए, और शाम के टाइम पे जब ये पहुँचे घर पे, तब तक अंधेरा होने वाला था। तो जब ये पहुँचे ना घर पे अपने, तो देखा कि जो इनके घर के सामने एक पार्क था,
तो वो बाबा ऑलरेडी उस पार्क में बैठे हुए हैं। अच्छा, इनके पहुंचने से हाँ, पहले। इनके पहुंचने से पहले। तो ये देख के इनको और हैरानी हुई कि अरे ये बाबा, मतलब बाबा ने इनका एड्रेस नहीं पूछा था, बाबा ने सिर्फ ये बोला था तुम पहुंचो घर, मैं तुम्हारे घर पर ही मिलूंगा। और बाबा इनके पहुंचने से पहले इनके घर पे पहुंच गए। तो वाकई में कोई बहुत ही सिद्ध बाबा रहे होंगे। तो फिर इन्होंने देखा कि बाबा तो वहीं पार्क में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बाबा को पूछा, अरे बाबा आप यहाँ पे कैसे पहुँच गए? बाबा ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, चलो अब तुम लोग घर के अंदर जाओ, लेकिन अंदर जाने से पहले ये धागा और ये भभूत मेरे को वापस कर दो। तो बाबा ने इनसे ले ली वो चीज़ और बाबा ने बोला तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ 5 मिनट बाद। फिर ये सारे दोनों अंदर गए। तो अंदर जाके ये बताता है कि सिर्फ पापा ने देखा कि भाई मेरा छोटा बेटा और जो है बहू और वाइफ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डर तो रहता ही है कि भाई कहीं हमारे पीछे से उनके साथ में कुछ ऐसा ना हो गया। तो उसने देखा कि भाई तीनों बिल्कुल ठीक हैं, सही सलामत है, तो थोड़ा सा उनको और जान आई उनकी। फिर 5-10 मिनट बाद वो बाबा आए इनके घर पे। बाबा ने उनसे बोला कि एक काम करो, सबके सब मेरे सामने आके खड़े हो, तुम्हारे जितने भी परिवार के लोग हैं। तो सबके सब इनके सामने आके खड़े हो गए। फिर बाबा ने इनकी बहू से पूछा कि वो सामान कहाँ है जो तेरी माँ ने तेरे को दिया था? अच्छा, हाँ ऐसे ही डायरेक्ट कि वो सामान लेकर आ जो तेरी माँ ने तेरे को दिया है। तो इसकी बहू एकदम से सकपक आ गई कि नहीं, मेरी माँ ने कौन सा सामान दिया है, मेरी माँ ने तो कोई सामान नहीं दिया, मेरी माँ से तो मुझे मिले ही इतने दिन हो गए। तो बाबा ने बोला, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तो जो भी ये चीज़ कर रहा है ना इस घर के ऊपर, वो अभी 5 मिनट के अंदर यहाँ पे या तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। बाबा ने ये गुस्से से बोला उसको। तो बाबा की बात सुन के वो ऑर्डर गई, वो बोली कि नहीं बाबा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे अभी अभी याद आया कि कल रात को मेरी माँ आई थी मेरे से मिलने के लिए और वो कुछ सामान देकर गई है मेरे को। तो बाबा ने बोला, अच्छा जा लेकर आ वो सामान, क्या है सामान, लेकर आ। तो वो अंदर गई अपने कमरे में, अलमारी से एक पोटली निकाल के लेकर आई, हरे रंग की पोटली। तो बाबा को वो पोटली दी, तो बाबा ने वो खोली पोटली, तो उसके अंदर से 7 लौंग और कुछ सिंदूर और इस तरह की चीज़ें कुछ निकाली। फिर बाबा ने जब वो चीज़ें निकाली ना, फिर बाबा ने उसके ऊपर चिल्ला के बोला कि क्यों मारना चाहती है तू उन लोगों को, बता। तो तब तक तो इन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई हमारी बहू ऐसा कर रही है। लेकिन फिर इसकी बहू ने अपने मुंह से सारी बात बताई इनको। इसकी बहू ने बताया कि मेरी माँ जो है वो तांत्रिक के चक्कर, इन सब बाबाओं के चक्कर लगाती है, बहुत सालों से लगाती आ रही है। तो जब ये रिश्ता हमारे पास में आया और हमें पता चला कि ये लोग इतने पैसे वाले हैं, तो मेरी माँ के और मेरे मन में लालच आ गया। तो हमने सोचा कि शादी के बाद अगर ये लोग मर जाएं तो इनकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। और ये सोच के मेरी माँ ने इनके ऊपर में ये सब चीज़ें करवाना शुरू कर दिया। और वो सब चीज़ें जो इनके घर में होती थी ना, वो और कोई नहीं, इसकी माँ करती थी इस लड़की के थ्रू, अपनी बेटी के थ्रू। तो यही रखती थी सारा ये सामान। रखती थी और वो भिजवाती थी इसकी उस लड़की की माँ। तो और फिर इसके पापा की मौत कैसे हुई थी इस लड़की के, उसका भी ये बात भी खुली। बाबा ने फिर पूछा, अब ये बता कि तेरे बाप की मौत कैसे हुई थी, तेरे पिताजी कैसे मरे थे? तो इस लड़की ने बताया कि जब मेरे पिताजी को ये बात पता चली ना कि हम ऐसा ऐसा करना जा रहे हैं, मेरी माँ ऐसा ऐसा करना चाहती है कि भाई शादी के बाद 2-4 महीने में इनको ख़त्म करके इनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेना, तो मेरे पापा ने इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया था कि नहीं, वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे बारे में उसको बता दूंगा, मेरे रिश्ता ही तोड़ दूंगा। तो उस अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए मैंने और मेरी माँ ने मिलकर हमारे पिता की हत्या कर दी, पिता का ही खून कर दिया। तो अपने बाप को भी इस लड़की ने अपनी माँ के साथ मिलकर मारा था। फिर इसके जो बाबा थे, अब सारी तो इनकी पोल पट्टी खुली चुकी थी। लड़की दौरान जो जैसे जिन वगैरह थे उन्होंने कुछ करा नहीं अब तक, जैसे वो जो जिन छोड़ा गया था। हाँ वो जिन छोड़ा गया था इनके ऊपर। हाँ, तो घर में कोई हरकत नहीं हुई, इतने बाबा थे वहाँ? एक अभी वो कॉल करेगा, जस्ट मैं जो बताने जा रहा था, वो अभी बाबा उसको बुलाएगा जिन को। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा है ना, कुछ चीज़ों कुछ केसेस में तो अपने आप चीज़ें सामने आ जाती हैं, कुछ केसेस में उनको सम्मन करना पड़ता है। तो फिर बाबा ने इसको, जब ये सारी चीज़ें खुल गई इसके सामने, फिर बाबा ने इनको बोला कि अब तुम्हें पता चल गया है ना कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं चाहता तो वहीं पर ही उस जिन को बुला देता, लेकिन उससे तुम्हारा घर का समाधान नहीं होता, क्योंकि कल को ये फिर और कोई हरकत करती। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर आकर तुम्हारे बीच में इसके मुंह से ही उगलवाना था, क्योंकि अगर मैं भी ये चीज़ बात बोलता तो तुम लोगों को हो सकता है यकीन नहीं होता मेरी बात पे, क्योंकि ऐसी बात पे तो बड़ा मुश्किल हो जाता ना यकीन करना। तो
फिर बाबा ने बोला कि अब तुम्हें सच्चाई पता लग गई है ना, तो अब मैं इस जिन का इलाज करता हूँ। फिर बाबा ने अपने जो भी क्रिया वगैरह थी, मतलब उन्होंने एक झोला ले रखा था, उसमें से कुछ राख वाख निकाली, उन्होंने मंत्र वंत्र पढ़ के पूरे घर में इधर उधर फूंका। तो जब वो फूंका ना, तो ये बताते हैं कि इनका एक कमरा था, कोई पर्टिकुलर कमरा नहीं था, एक कमरा था, उस कमरे से लंबा सा काला साया निकल, धुएं जैसा। और वो सबको दिख रहा है, सबने देखा हाँ, है। सब घर के वही हैं, हॉल के अंदर ही। और सामने आके खड़ा हुआ उस बाबा के, और जोर जोर से हंसने लग गया वो साया कि अघोरी तुझे क्या लगता है, तू मुझे हरा देगा? मैं सुलेमानी जिन हूँ, सुलेमान नाम है मेरा, और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चला जा, नहीं तो हो सकता है इस फैमिली से पहले तेरी जान मुझे लेनी पड़ जाए। तो वो बाबा को ही धमकी दे रहा है उल्टा, मतलब डरने के बजाय। तो बाबा ने कई तरह की क्रियाएं वगैरह करी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा उस जिन को। वो खड़ा अपना हंस रहा है वहाँ पर जोर जोर से। फिर बाबा ने इनसे बोला कि तुम एक काम करो, तुम सारे घर से बाहर निकलो, मैं कुछ करता हूँ। फिर ये सारे घर से बाहर गए। फिर घर से बाहर जाते हुए भी इनको उसके जिन के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर 10-15 मिनट बाद, मतलब जो भी आवाज़ें आ रही थी हंसने वसने की और ये सब चीज़ें, वो सब कुछ शांत हो गई। और फिर दरवाज़ा खुला और वो बाबा बाहर निकल के आए। तो ये बताते हैं जी कि जब हम बाहर खड़े हुए थे तो हमें यही लग रहा था कि कहीं बाबा के साथ ही कुछ गलत ना हो जाए कि इतना ताकतवर जिन है। लेकिन जब दरवाज़ा खोल के बाबा बाहर आए तो थोड़ा सा हमारी भी जान में जान आई कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। फिर बाबा ने इनको बताया कि मैंने उस जिन को पकड़ लिया है, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं है, मैंने उसकी जान बख्श दी है इस शर्त के ऊपर कि जिसने उसको भेजा है वो उसी की जान लेगा। तो ये बात सुन के वो लड़की रोने लग गई कि इसको तो मेरी माँ ने भेजा है और ये मेरी माँ की जान ले लेगा। तो वो उसके पैरों में पड़ गई बाबा की, बाबा ऐसा मत करो, मेरी माँ की जान बख्श दो और हम आज के बाद ऐसा कभी भी कुछ नहीं करेंगे। तो बाबा ने बोला ठीक है, मैं तेरी माँ की जान बख्शता हूँ, लेकिन आज के बाद तू इस घर को छोड़ के चली जाए और आज के बाद इन लोगों की तरफ पलट के मत देखियो कभी भी, और अपनी माँ से बोल दियो कि इनका कभी बुरा करने की ना सोचें। तो उसने बोला ठीक है बाबा, अभी तो रात हो रही है, मैं जैसे ही सुबह दिन निकलेगा मैं दिन निकलते ही यहाँ से चली जाऊँगी इनके घर से। तो वैसा ही किया। फिर जब सुबह हुई तो ऑटो पकड़ के इनके घर से चले गए अपने मायके के। उसके बाद ना तो फिर अगले कई दिनों तक कोई कॉल आई, ना वो वापस आई इनके घर पे। लेकिन फिर बाबा जब सुबह जा रहे थे इनके घर से ना, तो बाबा ने बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम्हारे घर से, लेकिन जाते हुए मैं तुम्हारे घर को एक बार सुरक्षा कवच से वो कर देता हूँ, बांध देता हूँ, जिससे कि अगर दोबारा से कोई भी तांत्रिक प्रयोग या कोई चीज़ भेजी जाती है तुम्हारे घर पे, तो मेरे को वहाँ पे अपने धाम में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारे घर पे कुछ चीज़ आई है, और मैं वहीं उसको बांध के बुला लूँगा। तो इसके बाद ये चले गए, बाबा अपने वहाँ चले गए और वो उनकी बहू भी अपने मायके चली गई। उसके बाद ना कोई कांटेक्ट हुआ, नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, करीब 1 महीने बाद इनको पता चला कि इसकी माँ की डेथ हो गई है, उसकी बहू की माँ की डेथ हो गई है। तो जब इनको ये पता चला कि बहू की माँ की डेथ हो गई है, तो ये दोबारा से उस बाबा के पास गए। कोई कांटेक्ट नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह तो था नहीं जिससे बात कर सकते। तो दोबारा नाला कर गए और बाबा को बताया कि बाबा उसकी माँ की मौत हो गई है और आपने तो बोला था कि भाई उसकी आप जान बख्श दोगे। तो बाबा ने बताया कि मैं उसकी जान बख्शना चाहता था, लेकिन वो औरत अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही थी। उस दिन जब वो उसकी लड़की चली गई तुम्हारे घर से, उसके बाद उसी रात को उसने एक बानो नाम की चुड़ैल को तुम्हारे घर पे भेजा था, लेकिन चूंकि तुम्हारे घर पे सुरक्षा कवच लगा हुआ था तो उसको वो अंदर घुस नहीं पाई और उसको बांध के मैंने यहाँ पे बुला लिया। और उसके बाद भी वो आए दिन कभी कुछ और कभी कुछ तुम्हारे घर पे वो चीज़ें छोड़े जा रही थी, वो बाज नहीं आ रही थी। मैंने उसको बहुत कोशिश करी समझाने की इन सब चीज़ों से बाज आ जा, लेकिन वो नहीं मान रही थी। इसलिए आखिर में मुझे इस जिन को छोड़ना ही पड़ा। और जैसे कि इसने वादा कर रखा था जिन ने कि जाते ही उसी की जान लेगा जिसने इसको भेजा है, तो इसने सबसे पहले उसी की जान ले ली। तो ये थी ये पूरी स्टोरी। सिर्फ लालच की वजह से वो, मतलब अच्छा भला करते हैं लोग ऐसे लालच की वजह से। भाई वैसे ही सब कुछ तो था ही, उसके बाद शादी तो हो ही गई। शादी हो गई थी, वो उस घर में ही आ गई थी। मालकिनी थी वो एक तरीके से घर की। बट उसके माइंड में ये था ना कि सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, इन सभी को निपटा दूं, सब कुछ ही मेरा हो जाए, मैं ही मालकिन बन जाऊं, कोई पूछने वाला ही ना हो सब कुछ। लेकिन वही ना, लालच का बुरा नतीजा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।